आज हम जो है नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत, नदी अपवाह तंत्र, इसके अंतर्गत बात करेंगे किस अपवाह तंत्र की? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की। ठीक है, लेकिन जो गोदावरी है ये छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है। छत्तीसगढ़ में बहती है क्या? नहीं बहती है ना। गोदावरी जो है वो नासिक से निकलता है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है? नासिक, महाराष्ट्र से निकलता है ना। महाराष्ट्र से फिर आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ की मैप में बात करें कि गोदावरी नदी जो है, इधर लेते हैं, हाँ, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी जो है यहाँ ऐसे इधर ऐसे बहता है। गोदावरी नदी जो है छत्तीसगढ़ से नहीं बहता है, छत्तीसगढ़ के नीचे से होकर बहता है। किससे? छत्तीसगढ़ से नहीं, छत्तीसगढ़ से टच नहीं करता। छत्तीसगढ़ जो बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बॉर्डर है, वहां पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है पोलावरम बांध। कौन सा बांध बना है? पोलावरम बांध। गोदावरी नदी जो है बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरता है। उन दोनों के जहां पर बॉर्डर कहाँ का मिलता है? आंध्र प्रदेश का बॉर्डर, तेलंगाना बॉर्डर और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, वहीं पर एक बांध बना है जिसका नाम क्या है? पोलावरम बांध। और इसके पानी को कौन उपयोग करेगा? छत्तीसगढ़ उपयोग करेगा, तेलंगाना उपयोग करेगा, आंध्र प्रदेश उपयोग करेगा। इसके लिए तीनों राज्य के बीच झगड़ा चलते रहता है। यानी इस गोदावरी नदी पर बने किस बांध के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच विवाद है बोलेगा तो कौन सा बांध है? पोलावरम बांध। क्लियर है? अब इस गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी अपना पानी लेकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसमें छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख नदियां आकर मिलती है, जिसको हम लोग किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सबसे प्रमुख नदी जो इसमें मिलती है उसका नाम है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। यानी किसके बारे में पढ़ेंगे? इंद्रावती नदी के बारे में। ठीक है, इंद्रावती नदी जो है ये छत्तीसगढ़ में बहता है, लेकिन छत्तीसगढ़ से नहीं निकलता है ना। पूरा छत्तीसगढ़ देखो कहाँ से निकलेगा? ये निकलेगा आपका उड़ीसा से, पूरा छत्तीसगढ़ में बहेगा और महाराष्ट्र के पास जाकर ये मिल जाता है किससे? गोदावरी नदी से। क्या चीज बोले? वो आंध्र प्रदेश में, सर्वाधिक हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चल जो ये कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। निकलती कहाँ से है? उड़ीसा के। तो उड़ीसा के कहाँ से निकलती है? तो उड़ीसा के मुंगेर पर्वत से। कहाँ से निकलती है? मुंगेर पर्वत। तो इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल पूछेगा तो कौन सा पर्वत आएगा? मुंगेर पर्वत। कौन सा पर्वत है? मुंगेर पर्वत, है ना। मुंगेर पर्वत से निकलती कौन सी नदी? इंद्रावती नदी, है ना। जिला पूछेगा तो कालाहांडी जिला, कालाहांडी जिला। ठीक है, और इस इंद्रावती का प्राचीन नाम था मंदाकिनी। इंद्रावती का प्राचीन नाम क्या था? मंदाकिनी। जैसे हमने महानदी का प्राचीन नाम क्या पढ़ा था? कनक नंदिनी। उसी तरह ही इंद्रावती का प्राचीन नाम पूछेगा तो क्या लिखेंगे? मंदाकिनी। कहाँ से निकलती है? मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, उड़ीसा से निकलती है। उसके बाद ये जो है पूरा छत्तीसगढ़ में बहते हुए मेन जो है किस संभाग में बहता है? बस्तर में। जो आज हमारा बस्तर संभाग है वो एक जमाने में पूरा बस्तर क्या होता था? जिला होता था। इसीलिए इस इंद्रावती नदी को बस्तर का क्या कहा जाता है? जीवन रेखा नदी। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा नदी। तो बस्तर की जीवन रेखा नदी किसको कहते हैं? तो कौन सी नदी आएगा? इंद्रावती नदी आएगा। ठीक है, ये बस्तर से गुजरते हुए, ऐसा बस्तर संभाग से गुजरते हुए जब ये मिलता है किससे? गोदावरी। उससे पहले ये ऐसा बहता है। तो जब बहता है तो इधर महाराष्ट्र है और इधर कौन सा है? छत्तीसगढ़। यानी ये जो इंद्रावती नदी है किस राज्य के बीच सीमा रेखा तय करती है? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच ये सीमा रेखा बनाते हुए भद्रकाली के पास जाते हुए ये किस में मिल जाता है? गोदावरी नदी में मिल जाता है। क्लियर है? तो इस तरह ये नदी है कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। आगे बढ़े, समझ में आ गया? इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? मंदाकिनी। इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है? मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, उड़ीसा।
ठीक है, ये पूरा बस्तर संभाग में बहता है, पहले पूरा बस्तर जिला होता था, है ना, तो बस्तर संभाग में बहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बस्तर की जीवन रेखा नदी कहते हैं। ठीक है, ये जो है महाराष्ट्र और किसके बीच सीमा रेखा बनाती है, छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बनाती है, और ये कहाँ जाकर, भद्राकाली के पास जाकर जो है गोदावरी नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। आगे बढ़े, चलिए। इसी तरह एक और नदी है जो कहाँ बहती है, छत्तीसगढ़ में बहती है, उस नदी का नाम क्या है, सबरी नदी। क्या नाम है, सबरी नदी। लेकिन इसको जो है सबरी नदी को प्राचीन लोग, है ना, या प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, कोलाब नदी कहते थे। क्या कहते थे, कोलाब नदी, कोलाब नदी। तो सबरी नदी का प्राचीन नाम क्या हो गया, कोलाब नदी। क्या हो गया, कोलाब नदी। अब ये नदी का भी कैसा है, जैसा इंद्रावती का है, निकलता कहाँ से है, उड़ीसा से, बहता कहाँ है, छत्तीसगढ़, और मिलेगा जाकर कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, है ना। गोदावरी में कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश में जाकर गोदावरी से मिलेगा। ठीक है, तो ये नदी है आपका, ये ऐसा बहेगा, ये ऐसा कोंटा सुकमा से होते हुए ये ऐसे बह जाएगा। क्लियर है, कौन सी नदी है, सबरी नदी। तो सबरी नदी जो है कहाँ से निकलता है, बोला उड़ीसा, और उड़ीसा में पूछेगा जिला, तो कौन सा जिला, कोरापुट जिला। कौन सा जिला, कोरापुट जिला। तो कोरापुट जिला, कोरापुट जिला उड़ीसा से उद्गम होता है, किसका, इस सबरी नदी का। ठीक है, और ये भी जब बहता है तो ये भी बहता है, ऐसे ऐसे बहता है, तो जहां पर ये ऐसे बहता है तो इधर कौन सा राज्य है, उड़ीसा, और इधर कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। तो ये जो राज्य है कौन सी नदी है, जो सबरी नदी है, ये किसके किसके बीच सीमा रेखा बनाती है, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बनाती है कौन सी नदी, सबरी नदी। और ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जिसमें जल परिवहन सुविधा उपलब्ध है नी। जल परिवहन सुविधा मतलब यहाँ पर बंदरगाह है नी। अब ऐसा मत बोलोगे सर हमारे छिंदारी बांध में तगो डोंगा चलते जल परिवहन है नी, वो परिवहन नहीं है, वो क्या है, पर्यटक क्षेत्र के लिए रखा गया, नौका विहार कर सकते वहाँ। पर्यटन मतलब नियमित रूप से आवागमन करने के लिए वहाँ पर क्या बनाया गया है, बंदरगाह। तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र नदी जिस पे जल परिवहन सुविधा है वो कौन सी नदी है। अब जल परिवहन के लिए क्या चाहिए, बंदरगाह। तो छत्तीसगढ़ में इस सबरी नदी पर कौन सा बंदरगाह है, कोंटा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, कोंटा बंदरगाह। और इसी कोंटा बंदरगाह से सबरी नदी होते हुए आंध्र प्रदेश, है ना, कितना किलोमीटर, 36 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 36 किलोमीटर। आप जब सफर करोगे जल परिवहन के द्वारा तो कहाँ पहुंचोगे, आंध्र प्रदेश का कोलावरम। कौन सा बंदरगाह, कोलावरम बंदरगाह। तो कोंटा बंदरगाह से कोलावरम बंदरगाह तक जो है 36 किलोमीटर, है ना, 36 किलोमीटर का जल परिवहन सुविधा छत्तीसगढ़ के एकमात्र नदी में है, जो कौन सा नदी है, सबरी नदी। कौन सा नदी है, सबरी नदी। क्लियर है। जल परिवहन करने जाना तो ऐसे नीचे पानी से क्या निकालना, रेत निकालना, और रेत में क्या निकलेगा, सोने का कण। ऐसा बिल्कुल मत करना, डूब के मर जाओगे, बहुत गहराई है ना। तो एकमात्र नदी, ये नदी है जिसके बालू में क्या पाया जाता है, सोने का कण पाया जाता है। ठीक है, इस नदी में भी सोने का क्या पाया जाता है, कण पाया जाता है। सोने का कण किस नदी में, एक पढ़े थे कौन सी नदी, ईब नदी, और एक पढ़ रहे कौन सी नदी, सबरी नदी। हाँ, ये दोनों नदी में जाएंगे क्या लाने के लिए, रेत लाने के लिए। रेत, तब उसमें क्या मिलेगा, सोना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अवैध सीधा जेल, कहाँ पहुंच जाओगे, जेल, अवैध खनन में। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है, सबरी नदी। समझ में आ गया पूरा। सबरी नदी का प्राचीन नाम क्या है, कोलाब नदी। कहाँ से निकलता है ये, उड़ीसा के कोरापुट जिला से, है ना। और ये किन राज्यों के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच। ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जिसमें क्या है, जल परिवहन सुविधा। कहाँ से कहाँ तक है, कोंटा बंदरगाह से कोनावरम बंदरगाह तक कितना किलोमीटर, 36 किलोमीटर। और ये एक नदी है जिस पर क्या पाया जाता है, बालू में सोने का कण पाया जाता है। ठीक है, इस सबरी नदी की एक सहायक नदी है। सबरी की क्या है, सहायक नदी। ऐसा इधर ऐसा सबरी का सहायक नदी है जिसका नाम है कांगेर नदी। क्या नाम है, कांगेर नदी, है ना। सबरी का सहायक नदी कौन सा है, कांगेर। ये ऐसा कांगेर नदी, सबरी का सहायक कांगेर। और इस कांगेर का नदी का नाम, एक और सहायक नदी जिसका नाम क्या है, मुनगा बहार। मुनगा बहार नदी किस में आके मिलती है, कांगेर में। और
कांकेर नहीं, कांगेर, ठीक है। और वो कांगेर नदी जाकर किस में मिलती है? सबरी, और सबरी जाकर किस में मिलती है? गोदावरी। यानी सब किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत है। लेकिन टेंशन तब हो जाता है जब सीधा क्या पूछता है? सहायक नदी, कि मुनगा बहार किसकी सहायक नदी है? तो मुनगा बहार किसकी सहायक नदी है? कांगेर नदी की सहायक नदी। और कांगेर नदी किसकी सहायक नदी है? सबरी की। और सबरी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, ये इतना पढ़ना है। अब वो मुनगा बहार नदी का क्या उपयोग है वो और क्यों पढ़ रहे हैं उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी इतना याद रखना है कि गोदावरी नदी में मिलती है कौन सी नदी? सबरी। सबरी में आके मिलता है कौन सी नदी? कांगेर। और कांगेर में आके मिलता है कौन सी नदी? मुनगा बहार नदी। ये किसकी पढ़ लिए? सबरी नदी का सहायक नदी पढ़ लिए, लेकिन इंद्रावती का तो पढ़े ही नहीं है। पढ़े हैं क्या? नहीं। तो इंद्रावती के दो प्रमुख हम लोग जो है सहायक नदी पढ़ते हैं। पहले जो इंद्रावती में नीचे से मिलेगा, ने यहाँ पर ऐसा बनाया, कौन सी नदी? इंद्रावती नदी, ठीक है। इस इंद्रावती नदी पर यहाँ से एक नदी निकलेगी जिसको बोलेंगे डंकनी नदी, और यहाँ से एक नदी निकलेगी जो यहाँ डंकनी में जाके मिल जाएगा जिसको क्या बोलेंगे? शंखनी नदी। क्लियर है? तो इंद्रावती की दो प्रमुख सहायक नदी हो गई। एक का नाम क्या बोला? डंकनी नदी, और एक का नाम क्या है? शंखनी, जिसको एक साथ क्या बोलते हैं? शंखिनी डंकिनी नदी, ठीक है। शंखनी डंकनी नदी। लेकिन ये दोनों नदी जो है अलग अलग क्षेत्र से निकलती है। जो डंकनी नदी, दोनों का उद्गम स्थल एक ही जिला है, कौन सा? दंतेवाड़ा। शंखनी नदी भी दंतेवाड़ा से निकलती है और डंकनी नदी भी कहाँ से निकलती है? दंतेवाड़ा जिला से निकलती है। लेकिन दोनों का जो पर्वत है निकलने, डंकनी नदी निकलती है कहाँ से? डांगरी डोंगरी पहाड़ी से, है ना। डंकनी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? पहाड़ी से। कौन सा पहाड़ी बोला? कौन सा पहाड़ी है? डांगरी डोंगरी पहाड़ी, है ना। डांगरी डोंगरी पहाड़ी, ठीक है। ये किसका उद्गम स्थल है? डंकनी नदी। और जो शंखनी नदी है, वो छत्तीसगढ़ का दूसरा ऊंचा चोटी पर है। कौन सा? बैलाडीला का कौन सा पर चोटी? नंदीराज, है ना। तो नंदीराज चोटी से जो कौन से पर्वत पर है? बैलाडीला पर्वत पे है, वहां से निकलती कौन सी नदी? शंखनी नदी। क्लियर है? तो जो आपका कौन सी नदी है? शंखनी और डंकनी नदी। कौन सी नदी? शंखनी और डंकनी नदी। इसमें डंकनी नदी कहाँ से निकली? डांगरी डोंगरी पहाड़ी से। और शंखनी नदी कहाँ से निकल रही है? नंदीराज बैलाडीला से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? बैलाडीला से निकल रही है, ठीक है। अब देखो, इसमें जो शंखनी नदी है वो किस में जाकर मिलती है? डंकनी में। और डंकनी किस में जाकर मिलती है? हाँ, और जहां पर ये दोनों नदी मिलती है, कौन कौन सी? शंखनी डंकनी नदी मिलती है, वहीं पर एक शहर बसा है जिसका नाम क्या है? दंतेवाड़ा। कौन सा शहर बसा है? दंतेवाड़ा शहर। तो दंतेवाड़ा शहर किन दो नदियों के संगम पर बसा है? तो दंतेवाड़ा शहर किस पर बसा है? शंखनी और डंकनी नदी के संगम पर बसा हुआ है। और यहीं पर एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? दंतेश्वरी मंदिर। कौन सी मंदिर है? दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। क्लियर है? और ये दोनों नदी जो है, अगर एक साथ दिखे रहेगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है ना, सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है कौन सा? शंखनी डंकनी नदी। क्लियर है? लेकिन दोनों नदी अलग अलग है। अगर एक साथ दिया तो दोनों सही है, शंखनी डंकनी नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है, लेकिन दोनों को अलग अलग ऑप्शन में दे दिया है। शंखनी को अलग, डंकनी को अलग अलग दे दी है। तो आप सबसे प्रदूषित नदी लेंगे किसको? शंखनी नदी को। कौन सी नदी को? शंखनी नदी को। ये सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है। दोनों जाओगे जब दंतेश्वरी मंदिर जाओगे दर्शन करने, तो देखना एक नदी जो है एकदम गंदा आता है और एक एकदम साफ, और दोनों मिलता है फिर गंदा हो जाता है ना। तो शंखनी डंकनी नदी जो है वो सबसे प्रदूषित नदी है, लेकिन दोनों को अलग अलग ऑप्शन में देगा तो किसको आंसर लेना है? शंखनी नदी को ऑप्शन में लेना है कि शंखनी नदी जो है वो सबसे ज्यादा क्या है? प्रदूषित है। क्लियर है? आगे चलते हैं और एक बात करते हैं बाघ नदी। कौन सी नदी का? बाघ नदी। ये जो बाघ नदी है, ठीक है, बाघ नदी जो है ये गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन ये डायरेक्ट जो है गोदावरी में नहीं मिलता है और न ही इंद्रावती में मिलता है। देखो यहाँ से एक नदी बह रही थी जिसका नाम क्या है? गोदावरी नदी। महाराष्ट्र में एक नदी बहती है जिसका नाम है वेनगंगा।
महाराष्ट्र में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, वेनगंगा। और हमारे राजनांदगांव में है कुलझारी पहाड़ी। राजनांदगांव में कौन सी पहाड़ी है, कुलझारी पहाड़ी। और उसी कुलझारी पहाड़ी से निकलकर ऐसे एक नदी आती है और वेनगंगा में मिलती है, जो किसकी सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। यानी गोदावरी की सहायक नदी वेनगंगा और वेनगंगा की सहायक नदी कौन सी, बाघ नदी, है ना। तो यहां पर लिख देंगे ये कौन सा हो जाएगा, गोदावरी नदी, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा हो जाएगा, वेनगंगा नदी, वेनगंगा नदी। और वेनगंगा नदी में आकर मिलता है कौन सी नदी, बाघ नदी। कौन सी नदी, बाघ नदी। कहां से निकलता है, कुलझारी पहाड़ी। कहां से निकलता है, कुलझारी पहाड़ी से निकलता है। कौन से जिला से, राजनांदगांव जिला के कुलझारी पहाड़ी से निकलता है और वेनगंगा में जाकर मिल जाता है। और वेनगंगा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये जब बाघ नदी बहते हुए आती है, बाघ नदी, तो ऐसे, मैं तो इसमें सीधा सीधा बता दिया हूं, लेकिन जब ये बहते हुए आती है तो ऐसे ऐसे बहते हुए ऐसे मिलता है। यानी इधर कौन सा, छत्तीसगढ़, और इधर कौन सा, तो जो बाघ नदी है ये किसके किसके बीच सीमा रेखा बनाती है, तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा रेखा बनाती है। कौन सी नदी, बाघ नदी। क्लियर है। तो बाघ नदी कहां से निकलती है, कुलझारी पहाड़ी से। कहां से निकलती है, कुलझारी पहाड़ी से। कहां जाकर मिल जाती है, वेनगंगा में जाकर मिल जाती है। और वेनगंगा किस में जाकर मिलता है, गोदावरी में मिलता है। और ये बाघ नदी जो है किसके किसके बीच सीमा रेखा बनाता है, तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा रेखा बनाता है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अच्छा, ऊपर वाला नहीं पढ़े क्या, इंद्रावती सहायक नदी, है ना। चलो पढ़ते एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी नदी, नारंगी नदी, है ना। कौन सी नदी का, नारंगी नदी का, ठीक है। नारंगी नदी, ये थोड़ा नीचे बनाना था क्या, चलो इमेजिन कर लेना, मैं बताते जा रहा हूं, ठीक है। इधर नहीं बना ही लेते हैं रे, गड़बड़ हो जाएगा नहीं था, है नहीं। ये ऐसे बनाना था, है नहीं। और यहां पर ऐसे, ये डंकनी नदी हो गया और ये शंखनी। चलो आगे बात करते हैं अब नारंगी नदी। कौन सी नदी, नारंगी, है ना। ये कोंडा गांव में एक जगह है जिसका नाम क्या है, माकड़ी। क्या नाम है, माकड़ी। वहीं माकड़ी से निकलती कौन सी नदी, नारंगी नदी। माकड़ी से निकलता है कौन सी नदी, नारंगी नदी। और जाकर मिल जाता है किसमें, इंद्रावती नदी में। कौन सी नदी में, इंद्रावती नदी में, ठीक है। वहीं कोंडा गांव से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है बोर्डिंग नदी। कौन सी नदी है, बोर्डिंग नदी, बोर्डिंग नदी। तो ये दोनों जो नदी है, बोर्डिंग नदी और नारंगी नदी, कौन से जिला से निकलता है, कोंडा गांव जिला से निकलता है। और दोनों जाकर किस में मिल जाता है, इंद्रावती नदी में मिल जाता है। आगे बढ़े, आगे है नारायणपुर में अबूझमाड़ है, अबूझमाड़ की पहाड़ी। वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गुडरा नदी। क्या नाम है, गुडरा नदी, गुडरा, गुडरा, ये ऐसा, ये गुडरा नदी जो है ना, गुडरा, ये अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर से निकलता है और जाकर किस में मिल जाता है, इंद्रावती नदी में मिल जाता है। और एक नदी का नाम है निबरा। एक हो गया कौन सा, गुडरा, और एक कौन सा पढ़ा रहा हूं, निबरा। ये जो निबरा नदी है ना, निबरा नदी है, ये कांकेर से निकलते हुए आता है ऐसे, निबरा, ठीक है। निबरा नदी कहां से निकल के आता है, कांकेर से निकल के आता है ना। कांकेर में अंतागढ़ क्षेत्र, अंतागढ़ तहसील है, उसी तहसील से निकल के आता है निबरा नदी। और किस में मिल जाता है, इंद्रावती नदी में मिल जाता है। क्लियर है। तो कितना हो गया, नारंगी और बोर्डिंग कौन से जिला से निकलता है, कोंडा गांव। और गुडरा और निबरा कहां से निकलता है, एक गुडरा निकलता है कहां से, नारायणपुर से, और निबरा निकलता है कहां से, कांकेर से निकलता है, ठीक है। अब एक है दल्ली राजरा, पढ़े हैं दल्ली राजरा, है ना। बालोद, कहाँ पढ़े दल्ली राजरा, हाँ, राजरा की पहाड़ी, लेकिन मोहला क्षेत्र से, है ना। कौन से क्षेत्र से, मानपुर मोहला क्षेत्र। ऐसा एक नदी निकल के आता है और ये मिल जाता है किसमें, इंद्रावती नदी पे। इसको बोलते हैं कौन सी नदी, परलकोट नदी। कौन सी नदी बोलते हैं, परलकोट नदी। कौन सी नदी बोलते हैं, परलकोट नदी। लेकिन अभी परलकोट नदी खोजोगे तो नहीं मिलेगा। ये जाना जाता है किस नाम से, कोटरी नदी के नाम से। किस नाम से,
कोटरी नदी के नाम से, है ना। किस नाम से जाना जाएगा? कोटरी नदी के नाम से जाएगा, जो राजरा की पहाड़ी मोहला क्षेत्र से निकलकर ये किस में आकर मिल जाता है? इंद्रावती नदी में आकर मिल जाता है। और इसको अच्छे से याद रखना, यही कोटरी नदी या परलकोट नदी इंद्रावती की क्या है? सबसे लंबी सहायक नदी। क्लियर है? तो इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कोटरी नदी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? परलकोट नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो इतना नदी पढ़ना है हमको किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। आगे बढ़े, चल आगे हम बात करते हैं किस अपवाह तंत्र की? सोन नदी अपवाह तंत्र की। आप सोन नदी अपवाह तंत्र या गंगा नदी अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं तो ये भी जान लो कि न तो सोन नदी छत्तीसगढ़ में बहती है और ना ही गंगा नदी अब जो है बहती है। ठीक, इधर ऐसे, इधर ऐसे, ये कौन सी नदी बह रही है? गंगा नदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ से दूर बिहार है ना, बिहार उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बह रही है? गंगा नदी। और नर्मदा से निकल, वो जहां से नर्मदा उद्गम होता है, कहां से होता है नर्मदा नदी का उद्गम? अमरकंटक से। हाँ, अमरकंटक बोले तो कौन सा जिला? मध्य प्रदेश। हाँ, वो मध्य प्रदेश से निकल के उल्टा इधर ऐसे बहती है कौन सी नदी? सोन नदी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आया क्या? नहीं, ये छत्तीसगढ़ के ऊपर से चला गया। लेकिन छत्तीसगढ़ की नदी जाकर मिलती है सोन में, और सोन जाकर मिलता है किसमें? गंगा में। इसीलिए छत्तीसगढ़ में भी कौन सा अपवाह तंत्र है? गंगा नदी अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र है? गंगा नदी अपवाह तंत्र, है ना। जिसको कई जगह, अब हमारी ही नदी जो है छत्तीसगढ़ की नदी किस में जाकर मिलती है? सोन में। इसीलिए कई जगह क्या लिखा रहता है? सोन नदी अपवाह तंत्र। लेकिन मेन अपवाह तंत्र कौन सा है? गंगा है, क्योंकि सोन भी किस में जाकर मिलता है? गंगा में। इसलिए सोन अपवाह तंत्र को ही क्या है? गंगा अपवाह तंत्र है। क्लियर है? तो चलो अब इसमें कौन कौन सी नदी मिलती है एक एक करके देखते हैं। तो ये दो नदी हम जो है मानपुर, वो मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिला जो है उधर बनाए हो नया, वहीं पर देखेंगे, है ना। एक है गोपद नदी और एक है बनास नदी। एक कौन सा है? गोपद नदी और एक है बनास नदी। ठीक है, तो वहां पर है सोनहट पठार। उस जिले में क्या है? सोनहट पठार। उस सोनहट पठार से निकलता है कौन सी नदी? गोपद नदी। कौन सी नदी निकलती है? गोपद नदी। सोनहट के पठार से ऐसे निकल के गोपद नदी किस में जाकर मिल जाती है? सोन नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, और इसी जिले में है मांझा टोली की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मांझा टोली की पहाड़ी। और मांझा टोली की पहाड़ी से बनास नदी निकलता है और बनास नदी जाकर मिल जाता है किसमें? गोपद में। किसमें मिल जाता है? गोपद में। ठीक है, यह है कौन सी नदी? गोपद नदी। ये कौन सी है? गोपद नदी। गोपद नदी। और ये कौन सा है? बनास नदी। गोपद नदी और बनास नदी। तो गोपद नदी कहां से निकलता है? सोनहट पठार से। कहां से निकलता है? सोनहट पठार से। और बनास नदी कहां से निकलता है? मांझा टोली की पहाड़ी से। कहां से निकलता है? मांझा टोली की पहाड़ी से। तो दोनों का उद्गम स्थल याद रखेंगे। दोनों का उद्गम स्थल किस जिला से? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, एमसीबी जिला। शॉर्टकट में क्या बोलते हो तुम लोग? एमसीबी जिला, है ना। वही एमसीबी जिला में कौन सा पठार है? सोनहट का पठार। और वहां से निकला कौन सी नदी? गोपद नदी, जो किस में जाकर मिलेगा? सोन नदी में। और वहीं पर है कौन सा? मांझा टोली की पहाड़ी। और उस मांझा टोली की पहाड़ी से निकलेगा बनास नदी, जो किस में जाकर मिलेगा? गोपद में। तो गोपद की सहायक नदी क्या है? बनास। और बनास किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, गोपद और बनास हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है नेमुर नदी। कौन सी नदी है? नेमुर नदी। ठीक है, ये नेमुर नदी जो है, कौन सी नदी बोला? हाँ, नेमुर नदी। ये नेमुर नदी इधर निकलता है ऐसे, और ये ऐसे बहते बहते इधर ऐसे जाता है। ठीक है, नेमुर नदी जब बहता है तो पहले सीधा, फिर ऐसे बहता है। तो इधर है मध्य प्रदेश और इधर कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो नेमुर नदी जो है किस राज्य के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच क्या बनाती है? सीमा रेखा बनाती। देखो, आपका उत्तर प्रदेश जो है ये बलरामपुर जिला में ऐसे चालू होगा। इधर तो पूरा क्या है?
एमपी है ऊपर, है ना। तो जब नेउन नदी निकलती है तो ऐसे बहते हुए जाती है, तो उस तरफ नेउन नदी के उस तरफ कौन सा राज्य होता है? मध्य प्रदेश। और इस तरफ क्या है? छत्तीसगढ़। तो नेउन नदी जो है कौन से राज्यों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो कौन से राज्यों के बीच? छत्तीसगढ़ का सीमा रेखा बनाता है, किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। क्लियर है? चलिए आगे सबसे इंपॉर्टेंट नदी इस अपवाह तंत्र का है, वो है रिहंद नदी। कौन सी नदी? रिहंद नदी। ठीक है, रिहंद नदी। आपने एक पहाड़ी पढ़ा, छुरी मातरिंगा की पहाड़ी, है ना। कहाँ पढ़े थे? छुरी मातरिंगा की पहाड़ी, वो कोरबा अंबिकापुर क्षेत्र में फैला हुआ था, है ना। तो उसी अंबिकापुर सरगुजा से निकलकर रिहंद नदी पूरा ऐसे बहते हुए पहुंच जाता है कहाँ पर? सोन नदी में, है ना, सोन नदी पे। तो रिहंद नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छुरी मातरिंगा की पहाड़ी, अंबिकापुर। रिहंद नदी कहाँ से निकलता है? छुरी मातरिंगा की पहाड़ी, अंबिकापुर, सरगुजा से निकलता है और पूरा जो है ये सरगुजा जिला में बहता। देखो पहले ये पूरा कौन सा जिला था? जैसे हमने बस्तर की जीवन रेखा नदी किसको पढ़ा? इंद्रावती को, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र में एक बड़ी नदी बहती थी जिसका नाम क्या था? इंद्रावती। वैसे ही ये पूरा क्षेत्र पहले क्या जिला कहलाता था? सरगुजा कहलाता था। और उसमें एक बड़ी नदी बहती थी, कौन सा? रिहंद नदी, है ना। इसीलिए इस रिहंद नदी को, कौन सी नदी को? रिहंद नदी को किसका जीवन रेखा कहते हैं? सरगुजा का जीवन रेखा नदी। सरगुजा का जीवन रेखा नदी। सरगुजा का जीवन रेखा नदी किस नदी को कहा जाता है? तो कौन सी नदी है? रिहंद नदी। कहाँ से निकलता है? छुरी मातरिंगा की पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? छुरी मातरिंगा की पहाड़ी से निकलता है और ये जाकर जो है कहाँ मिल जाता है? सोन नदी में जाकर मिल जाता है। क्लियर है? इसके बाद हमने पढ़ा था बखोनी चोटी, याद करो, जसपुर पाठ में पढ़े थे बखोनी चोटी। हाँ, उसी जसपुर जिला के बखोनी चोटी से निकलता है कन्हार नदी। कौन सी नदी? कन्हार नदी। और ये कन्हार नदी भी जैसे कहाँ जाकर मिल जाती है? सोन नदी में जाकर मिल जाती है। तो कन्हार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बखोनी चोटी से होता है। कहाँ से होता है? बखोनी चोटी से होता है। और ये जसपुर में जसपुर से निकलकर, बखोनी चोटी से निकलकर झारखंड में बहते हुए कहाँ जाकर मिल जाता है? सोन नदी में जाकर मिल जाता है। क्लियर है? तो ये है कौन सी नदी? कन्हार नदी। जब ये कन्हार नदी बहती है तो देखो ये ऐसा बहेगा, तो इधर कौन सा राज्य रहेगा और इधर कौन सा रहेगा? तो कन्हार नदी किन राज्यों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच सीमा रेखा बनाती है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कौन सा अपवाह तंत्र? सोन नदी या गंगा नदी अपवाह तंत्र, जिसमें हमने पहला पढ़ा कौन सा नदी? गोपद नदी। कौन सा नदी? गोपद नदी। कहाँ से निकला? सोनहट पठार से। कहाँ से निकला? सोनहट पठार से। फिर है कौन सा नदी? बनास नदी, जो कहाँ से निकला? मांझाटोला की पहाड़ी से निकला। उसके बाद पढ़े कौन सी नदी? रिहंद नदी, जो कहाँ से निकला? छुरी मातरिंगा की पहाड़ी। और एक पढ़े कौन सी नदी? कन्हार नदी, जो कहाँ से निकला? बखोनी चोटी। कहाँ से? बखोनी चोटी जो हो कहाँ पड़ता है? जसपुर जिला में पड़ता है। वहाँ से निकलकर ये सोन नदी में जाकर मिल गया और यही कन्हार नदी जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच क्या बनाती है? सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, तो ये आपका एक और अपवाह तंत्र खत्म हो गया। कौन सा? गंगा नदी अपवाह तंत्र। अब बात करते हैं किसकी? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र की, है ना। तो ब्राह्मणी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, ब्राह्मणी नदी जो है वो उड़ीसा में बहती है। ठीक है, ये उड़ीसा में इधर ब्राह्मणी नदी ऐसा, और इधर एक कोयला नदी बहती है। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शंख नदी। क्या नाम है? शंख नदी। छत्तीसगढ़ से निकलने वाली कौन सी नदी? शंख नदी। और छोटी छोटी और भी नदी है जो इस शंख नदी में मिलकर जाकर किस में मिलता है? ब्राह्मणी नदी में मिलता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में एक नया अपवाह तंत्र बनता है। कौन सा? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। बस ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। तो नर्मदा नदी भी छत्तीसगढ़ में बहता है क्या? नहीं बहता है ना। छत्तीसगढ़ से अमरकंटक ऐसा लगा हुआ है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। और ये नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, इस नर्मदा नदी पर कवर्धा से निकलकर दो प्रमुख नदी, एक का नाम है बंजर नदी और एक का नाम क्या है? ताड़ा नदी, है ना। कवर्धा क्षेत्र से ऐसी दो नदी जो है, क्या क्या नाम है? बंजर नदी और एक का नाम क्या है? ताड़ा नदी। ये जाकर नर्मदा में मिलती है। तो इस तरह छत्तीसगढ़ में एक और अपवाह तंत्र बनता है। कौन सा? नर्मदा अपवाह तंत्र। क्लियर है? जैसे नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और वो भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली क्या है? सबसे लंबी नदी, उसी तरह से जो
बंजर नदी है। बंजर नदी जो है ये छत्तीसगढ़ की पश्चिम की ओर बहने वाली क्या है, सबसे लंबी नदी है ना। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो कौन सा आएगा, महानदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछेगा तो शिवनाथ। छत्तीसगढ़ में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी आएगा तो क्या आएगा, बंजर नदी। क्लियर है। ये छत्तीसगढ़ के कितने अपवाह तंत्र हो गए, 5 अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र पिछले 2 क्लास में पढ़े। अभी हमने गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में केवल एक नदी पढ़ना है, शंख नदी, और एक है आपका नर्मदा अपवाह तंत्र, जिसमें आपको बंजर और ताड़ा नदी जो कहाँ से बहता है, कवर्धा जिले में बहता है। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है कौन सा, बंजर नदी। ठीक, अभी तक जितना नदी पढ़ाया हूँ किसी का लंबाई नहीं बताया हूँ, सिर्फ 2 को छोड़कर। एक शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर और महानदी कितना 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में, और पूरा कितना है 548। बाकी और किसी का बताया हूँ नहीं। तो कम से कम आपको 12 से 13 नदियों की लंबाई याद होना चाहिए, किसका, छत्तीसगढ़ का। तो एक साथ पढ़ते हैं जी, है ना। चल पहले नदी का नाम याद करते हैं कि कौन कौन से नदी को हमको लाइन से पढ़ना है, मतलब सबसे लंबा कौन बहता है, फिर उससे, है ना। तो सबसे पहले कौन सा नाम आएगा, शिवनाथ नदी, है ना। पहले आएगा छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी, फिर आएगा कौन सा, हाँ, महानदी। शिवनाथ नदी के बाद महानदी, है ना। शिवनाथ नदी, महानदी, इंद्रावती और इब नदी। इंद्रावती और फिर आएगा कौन सा, इब नदी। ठीक है। ये इब नदी जो है छत्तीसगढ़ में 86 किलोमीटर बहती है। कितना किलोमीटर, 86 किलोमीटर। लेकिन पता नहीं क्यों इसको चौथे नंबर पे लिया जाता है, हमेशा हर जगह देखो इसको चौथे नंबर पे पढ़ना रहता है। लेकिन इसकी टोटल लंबाई 202 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितने बहती है, 86 किलोमीटर ही बहती है। लेकिन फिर भी कितने नंबर पे पढ़ना है, चौथे नंबर पे पढ़ना है। पहले नंबर पर शिवनाथ नदी, पहले नंबर पर शिवनाथ नदी, पहले नंबर पे शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में कितना किलोमीटर, 290 किलोमीटर। फिर महानदी, कौन सी नदी, महानदी, छत्तीसगढ़ में कितना किलोमीटर, 286 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 286 किलोमीटर। और फिर आएगा कौन सा, इंद्रावती नदी 264 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 264 किलोमीटर। अब इसको अच्छे से याद रखना भैया, इसकी टोटल लंबाई 202 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 202। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में मात्र कितना किलोमीटर बहती है, 86 किलोमीटर बह, 83 की 86 है। 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा नाप दिया था क्या मैं, ठीक है। चलो देख लेना कितना किलोमीटर बोले, नोट्स में 87 है। कितना लिखेंगे, 87 किलोमीटर। ठीक है। चलो, तो ये कितनी नदी हो गई, 4। कौन कौन सा, शिवनाथ नदी, महानदी, इंद्रावती, इब नदी, है ना। शिवनाथ नदी, महानदी, इंद्रावती और इब नदी। हसदेव नदी सबसे ऊपर, सबसे नीचे सबरी नदी। हसदेव नदी, सबरी नदी, हसदेव नदी, सबरी, फिर ऊपर माण नदी, फिर ऊपर कौन सा नदी, माण, और फिर नीचे आ जाओ, और फिर ऊपर ही कौन सी नदी, रिहन नदी। सबसे ऊपर कौन सा नदी, हसदेव नदी। हसदेव के बाद नीचे कौन सा, हाँ, फिर ऊपर चले जाओ, कौन सी नदी, और ऊपर ही रहना, कौन सी नदी। ठीक है। शिवनाथ नदी, महानदी, इंद्रावती, इब नदी, उसके बाद हसदेव नदी, सबरी नदी, माण नदी, रिहन नदी। हो गया कितना, 8 हो गया ना। कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है। और इसकी लंबाई पढ़ते हैं। तो हसदेव नदी की लंबाई है 176 किलोमीटर। हसदेव नदी की लंबाई कितना है, 176, 176। सबरी नदी की लंबाई 173 किलोमीटर। माण नदी की लंबाई 155 किलोमीटर। और रिहन नदी की लंबाई कितना है, 145 किलोमीटर। कौन सा टेप से नाप के गए थे कि एकदम 155 और 145 फिक्स आया है कि नहीं है। तो हसदेव नदी 176 किलोमीटर, जो आपका सबरी नदी है 173 किलोमीटर, उसके बाद है माण नदी 155, रिहन कितना है 145। कितना नदी हो गया, 8। कितना नदी हो गया, 8 नदी। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे लीलागर नदी, कोटरी नदी, मनियारी नदी, कन्हार नदी। कौन कौन सी नदी बोला, लीलागर नदी, उसके बाद आ जाएगा कौन सा, कोटरी नदी, फिर आ जाएगा कौन सा, मनियारी नदी,
और एक आ जाएगा कौन सा, कन्हार नदी। ठीक है, लीलागर नदी, आपका कोटरी नदी, मनियारी नदी और कौन सा आ जाएगा, कन्हार नदी। ठीक है, लंबाई देखें इसका कितना कितना है। लीलागर नदी की लंबाई है 135 किलोमीटर, कोटरी नदी की भी लंबाई कितना है, 135 किलोमीटर, एकदम सेम बराबर। कौन कौन सा नदी, लीलागर नदी और कौन सा, कोटरी नदी। 135 किलोमीटर दोनों की लंबाई है, लेकिन मनियारी नदी 1 किलोमीटर छोटा हो गया, कितना, 134 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 134 किलोमीटर। और कन्हार नदी है कितना, 116 किलोमीटर। कितना है, 116 किलोमीटर। क्लियर है। तो सबसे पहले शिवनाथ नदी, महानदी, इंद्रावती, इब नदी, हिल, हसदेव नदी, सबरी नदी, मान नदी, रिहन नदी। ठीक है, उसके बाद लीलाघर नदी, कोटरी नदी, मनियारी नदी और लास्ट में है कौन सा, कन्हार नदी। पूरा नदी का नाम पहले 12 ठो याद हो गया है ना। उसके बाद लंबाई के साथ बोलेंगे, तो लंबाई के साथ बोलेंगे तो शिवनाथ नदी 290, महानदी 286 है ना। उसके बाद आ गया कौन सा, इंद्रावती 264, इब नदी 202, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना, 87। उसके बाद हसदेव नदी 176, सबरी नदी 173 है ना। उसके बाद आ गया कौन सी नदी, मान नदी 155, रिहन नदी 145, लीलाघर नदी 135 है ना। उसके बाद आ गया कौन सा, कोटरी नदी 135 है ना, मनियारी नदी 134, कन्हार नदी 116, कन्हार नदी कितना, 116। और लास्ट में याद रखना भैया, अरपा नदी मात्र कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर। अब इसके बाद जो नदी है वो 100 किलोमीटर से छोटा है। ठीक, तो ये हो गई नदियों की क्या, लंबाई। अब उसी को उस तब में पढ़ते तो सब कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए सबको एक साथ पढ़ दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। शिवनाथ नदी 290, महानदी जो है 286, इंद्रावती 264, इब नदी 202, छत्तीसगढ़ में 87। उसके बाद हसदेव नदी 176, सबरी नदी 173, मान नदी 155, रिहन नदी 145, लीलाघर नदी 135, कोटरी नदी 135, मनियारी नदी 134, कन्हार नदी 116 और अरपा नदी एकदम धीरे धीरे बहता है 100 किलोमीटर। बिलासपुर जाओगे कभी, अरपा नदी जाना, बरसात के दिन में नहीं, गर्मी के दिन में, और खड़े होकर देखते रहना, समझ में नहीं आएगा इधर बह रहा है कि इधर बह रहा है, इतना स्लो बहता है ना। तो ये कौन सी नदी 100 किलोमीटर की, अरपा नदी। क्लियर है। अब नदियों के किनारे पर कौन कौन सा शहर बसा है वो भी नहीं पढ़े हैं, है ना। तो चलो एक एक करके नदी का नाम याद रखना कि कौन कौन सी नदी हम पढ़े थे। सबसे पहले हम पढ़े थे कौन सी नदी, महानदी। तो इसी के किनारे पर कौन कौन सा शहर है उसको पहले देख लेते हैं जी, है नहीं। तो महानदी महानदी निकलती कहाँ से, धमतरी से। महानदी कहाँ से निकलती है, धमतरी। धमतरी से फिर कहाँ जाता है, कांकेर। कांकेर से फिर वो कहाँ जाता है कांकेर से फिर आगे रायपुर। रायपुर जाता है, हाँ। तो रायपुर जाता है तो वो गुजरता है कौन से क्षेत्र से, आरंग। तो महानदी के किनारे पर क्या है, आरंग। ठीक है। उसके बाद वो गरिया बन जाता है ना। तो गरिया बन में तो संगम बनाता है भैया, त्रिवेणी संगम कहाँ पे बनता है, राजिम। उसके बाद वो महासमुंद जाता है तो कहाँ पे बनता है, हाँ, कहाँ पे होकर गुजरता है, सिरपुर से होकर गुजरता है। ठीक है। उसके बाद जो है बलौदा बाजार जाता है, तो बलौदा बाजार में कौन से जगह से होकर गुजरता है, पलारी। कौन से जगह से होकर गुजरता है, पलारी से होकर गुजरता है। ठीक है पलारी ना, ठीक। उसके बाद वो कहाँ पहुंचा, जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में है कौन सा, शिवरी नारायण। शिवरी नारायण। और उसके बाद वो पहुंच गया रायगढ़। तो रायगढ़ में है कौन सा, चंद्रपुर। ये प्रमुख जगह है जहां से महानदी बसा हुआ है, महानदी के किनारे पर बसे हुए हैं। तो कौन कौन सा शहर है, आरंग, राजिम, सिर, पलारी। लाइन से ऐसी याद रखना। क्लियर है। तो महानदी के किनारे पर बसे हुए शहर हो गए आरंग, राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवरी नारायण और कौन सा, चंद्रपुर। ठीक। उसके बाद हमने महानदी का क्या पढ़ा, सहायक नदी। कौन कौन सा पढ़ा, याद करो। सिलियारी नदी पढ़े कि नहीं पढ़े। सिलियारी के बाद सोंडूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, पढ़े कि नहीं पढ़े। इसके किनारे कोई फेमस शहर नहीं है। हमने पढ़ा कौन सी नदी, जोंक नदी। कौन सा पढ़ा था, जोंक नदी। जोंक नदी।
ठीक है। और इस जोक नदी के किनारे पर प्रसिद्ध शहर है कौन सा? गिरौदपुरी। कौन सा शहर स्थित है? गिरौदपुरी, है ना। तो जोक नदी के किनारे पर कौन सा प्रसिद्ध शहर है? तो कौन सा प्रसिद्ध शहर है? गिरौदपुरी। कौन सा शहर है? गिरौदपुरी, ठीक है। जोक नदी के बाद हम आगे पढ़े, है ना, और उसके लात नदी पढ़े थे, उसमें नहीं है। दूध नदी पढ़े थे। कौन सी नदी पढ़े थे? दूध नदी। लाइन से याद करते जाओ। दूध नदी पढ़े थे। तो दूध नदी के किनारे पर, दूध नदी कहां से निकलती है? कौन से जिला में बहती है? कांकेर। तो इसके किनारे पर बसा हुआ शहर ही कौन सा है? कांकेर। देखो, ठीक है। तो महानदी के किनारे पर पहले हमने क्या पढ़ा? आरंग, आरंग के बाद राजिम, राजिम के बाद सिरपुर, सिरपुर के बाद पलारी, पलारी के बाद शिवरी नारायण, और शिवरी नारायण के बाद चंद्रपुर। उसके बाद कौन सा नदी? जोक नदी। कौन सा नदी? जोक नदी। तो जोक नदी में हमने कौन सा शहर देखा? गिरौदपुरी उसके बगल में। उसके बाद है कौन सी नदी? दूध नदी। दूध नदी के किनारे पर कौन सा शहर? कांकेर। और उसके बाद हमने प्रसिद्ध नदी पढ़ा फिर कौन सा? शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। अब देखो, शिवनाथ नदी जो है वो पानाबरस की पहाड़ी से निकल के, है ना, आगे बढ़ता है। तो पानाबरस की पहाड़ी कौन से जिला में पड़ा? MMA, मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी। तो कौन सा शहर आ गया पहला? अंबागढ़ चौकी। अंबागढ़ चौकी शहर किसके किनारे बसा हुआ है? शिवनाथ नदी के किनारे। उसके बाद वो कौन से जिला में आता है? राजनांदगांव। तो राजनांदगांव खुद एक शहर है। तो कौन सा शहर आ गया? राजनांदगांव, है ना। शिवनाथ नदी के बाजू में बसा है कौन सा? हाँ। उसके बाद वो आगे बढ़ता है, दुर्ग जिला पड़ता है। तो दुर्ग जिला में कौन सा जगह? दुर्ग नहीं, धमधा बसा हुआ है। शिवनाथ नदी के किनारे पर कौन बसा हुआ है? धमधा बसा हुआ है, ठीक है। फिर, ठीक है, दुर्ग को भी लेना। किसको लेना? दुर्ग। फिर इसके बाद बेमेतरा। तो बेमेतरा में कौन सा जगह? नांद घाट। बेमेतरा में कौन सा जगह? नांद घाट जो है वो शिवनाथ नदी के किनारे पर बसा हुआ है। क्लियर है? बेमेतरा नहीं, बेमेतरा का कौन सा जगह? नांद घाट। जबकि दुर्ग में दुर्ग भी और धमधा भी, ये दुर्ग जो गुजरते हो ना, पुलगांव चौका, हाँ, तो दुर्ग और धमधा दोनों जो है शिवनाथ नदी के किनारे पर स्थित है। राजनांदगांव शहर शिवनाथ नदी के किनारे पर स्थित है। अंबागढ़ चौकी और कौन सा? नांद घाट। क्लियर है? तो ये हो गया शिवनाथ नदी के किनारे पर। उसके बाद आगे याद करो, शिवनाथ नदी के बाद हमने हसदेव नदी पढ़ा था, है ना। शिवनाथ नदी के बाद कौन सा नदी? हसदेव नदी। तो अब बात करते हैं किस नदी के? हसदेव नदी का। हसदेव नदी। तो हसदेव नदी के किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हैं? तो हसदेव नदी निकलता है कहां से? देवगढ़ की पहाड़ी से। कहां से निकलता है? देवगढ़ की पहाड़ी से। और जब बहते हुए ये कोरबा जिला आता है तो इसके किनारे पर कोरबा, जांजगीर चांपा का चांपा और पीथमपुर। कितना जगह हो गया? 3। पहला क्या बोला? कोरबा। फिर कौन सा? चांपा। जांजगीर नहीं, केवल कौन सा? चांपा। और एक शहर है कौन सा? पीथमपुर। पीथमपुर। ये 3 प्रसिद्ध शहर किस नदी के किनारे है? हसदेव नदी के किनारे है। क्लियर है? इसके बाद हमने एक नदी पढ़ा था, कौन सी नदी? केलो नदी। कौन सी नदी पढ़ा था? केलो नदी। केलो नदी। और इसके किनारे पर कौन सा शहर है? रायगढ़। इसके किनारे पर कौन सा शहर है? रायगढ़। तो रायगढ़ किस नदी के किनारे पर है? तो किस नदी के किनारे पर है? केलो नदी के किनारे पर। ये शिवनाथ की जितनी सहायक नदी है उसके पूरे पढ़ लिए। सॉरी, महानदी का जितना सहायक नदी है। देखो, पहले कौन सा नदी पढ़े थे हम? महानदी। और महानदी के किनारे पर क्या क्या पढ़ लिए? आरंग, राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवरी नारायण, चंद्रपुर। अब उसके बाद महानदी के सहायक नदी पे पढ़ रहे हैं। तो महानदी के सहायक नदी कौन सा? जोग नदी, जिसके किनारे पर? गिरौदपुरी। उसके बाद आ गया कौन सा? दूध नदी के किनारे पर? कांकेर। उसके बाद शिवनाथ नदी के किनारे पर अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, धमधा, दुर्ग और नांद घाट। उसके बाद हसदेव नदी के किनारे पर कोरबा, चांपा, पीथमपुर। और केलो नदी के किनारे पर रायगढ़। ये पूरा कौन सा अपवातंत्र है? महानदी अपवातंत्र। लेकिन शिवनाथ की भी सहायक नदी है। कौन सी नदी? खारून नदी, मनियारी नदी और लीलाघर नदी। कौन कौन सा नदी बोला? खारून नदी, लीलाघर नदी, है ना, और एक क्या था? मनियारी नदी। यहां पे लिख देता हूं, मनियारी नदी। ठीक। अरपा भी इसी के अंतर्गत आता है क्या? अरपा नदी। ये ठीक है। इनके किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हैं वो देख लेते हैं।
खारून नदी के किनारे पर बसा है कौन सा शहर? राजधानी कौन सा? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे है? खारून नदी के किनारे है ना। खारून नदी के किनारे है कौन सा? रायपुर। ठीक है। लीलाघर नदी के किनारे याद करो, जाजल्यदेव प्रथम इसी लीलाघर नदी को क्या बोलते थे? निडिला नदी। जिसके किनारे पर उसने शहर बसाया था कौन सा? जाजलपुर, जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? मल्हार के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? मल्हार। तो मल्हार जो है किस नदी के किनारे है? लीलाघर नदी के किनारे है। क्लियर है। और ये जो मनियारी नदी है इसके किनारे पर है ताला गांव। मनियारी नदी के किनारे पर कौन सा गांव? ताला गांव। और अरपा नदी के किनारे पर है बिलासपुर। अरपा नदी के किनारे पर है कौन सा शहर? बिलासपुर। ये इतना पूरा किस नदी है? महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत की नदियां हैं जिसके किनारे पर बसे हुए शहर हमने देख लिए। अब हमने इसके बाद पढ़ा कौन सी नदी? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, जिसकी प्रमुख नदी क्या थी? इंद्रावती, है ना। उसके बाद एक नदी पढ़े थे कौन सा? सबरी। उसके बाद कौन सा पढ़े थे? संकनी डंकनी नदी। यही तो पढ़े थे क्या रे? इंद्रावती, फिर सबरी नदी, है ना, फिर संकनी डंकनी नदी। उसके बाद एक नदी पढ़े थे कौन सा? नारंगी नदी। कौन सी नदी पढ़े थे? नारंगी नदी पढ़े थे, है ना। और ऊपर सरगु उसमें सोन नदी अपवाह तंत्र में कौन सा नदी पढ़े थे? रिहंद नदी। इन नदियों के किनारे पर बसे हुए शहर को देखते हैं। ठीक है। इंद्रावती उड़ीसा से निकलती है ना। उसके बाद बस्तर में प्रवेश करती है। तो बस्तर के कौन से शहर से? मेन जो शहर है उसका कौन सा? जगदलपुर। ये किस नदी के किनारे है? इंद्रावती नदी के किनारे है। ठीक है। उसके बाद ये पहुंचता है बीजापुर जिला में, है ना। तो वहां का दो शहर, एक है कौन सा? बारसूर, और एक लास्ट में है कौन सा? भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम। ये तीन प्रसिद्ध शहर हैं जो किस नदी के किनारे हैं? इंद्रावती नदी के किनारे हैं। जगदलपुर, बारसूर और कौन सा? भोपालपट्टनम। जगदलपुर, बारसूर और कौन सा? भोपालपट्टनम। ये किस नदी के किनारे हैं? इंद्रावती नदी के किनारे पर है। आगे बात करें कौन सी नदी है? सबरी नदी। तो सबरी नदी के कोंटा में बसा हुआ है कौन सा शहर? कोंटा। सबरी नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? कोंटा। सुकमा के कोंटा, छत्तीसगढ़ के कोंटा में हेकर सेती का नाम का पड़गी सोही? कोंटा। किस नदी के किनारे है? सबरी नदी के किनारे पर है। ठीक है। नारंगी नदी के किनारे पर है कोंडा गांव। नारंगी नदी के किनारे पर कौन सा गांव है? कोंडा गांव। और संकनी डंकनी नदी का तो बताया हूं कौन सा है? दंतेवाड़ा। कौन सा है? दंतेवाड़ा। ठीक है। और रिहंद नदी के किनारे पर है महेशपुर। कौन सा है? महेशपुर। तो ये है नदियों के किनारे पर प्रमुख शहर, और नदियों की लंबाई भी पढ़ लिए। क्लियर है। अब इन नदियों पर बनाया जाता है बांध, परियोजना और बहुउद्देशीय परियोजना। यही होता है नहीं? बांध, परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। तो किस नदी पर छत्तीसगढ़ में कौन सा बांध है और कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना छत्तीसगढ़ में संचालित है, ये सब जानेंगे, लेकिन आज नहीं कल। आज के लिए इतना ही।